एपिसोड 161 टू 17p 161 अध्याय 157 ये सिर्फ पक्षपात है। 161 अध्याय 157 ये सिर्फ पक्षपात है। रैनी वाइट को डर था कि बेत उसे लग जाएगी और वह तुरंत खड़ी हो गई। सबकी निगाहें तुरंत उस पर केंद्रित हो गईं। रैनी वाइट का चेहरा तुरंत लाल हो गया। भाई कार्टर, दादाजी, मैं इससे पहले कि कार्लोस कुछ बोल पाता, ओल्ड मास्टर कार्टर ने उसे रूखेपन से रोक दिया। तुम्हारे दादा कौन हैं? इतनी कम उम्र में आप अच्छी तरह नहीं सीख पाते। आपको उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिनके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते ओल्ड मास्टर कार्टर ने व्यापार जगत में सभी प्रकार की महिलाओं को देखा था। वह दिखने में रेनी वाइट जैसी थी, देखने में सुंदर और आज्ञाकारी, लेकिन उसकी बदलती आंखों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वह कुछ गलत करने वाली थी। उनकी छोटी नस के विपरीत, जिसकी आंखें स्पष्ट और चमकदार थीं तथा दृढ़ निश्चयी नजर से आप बता सकते थे कि उसका दिल अच्छा था। डांटते समय ओल्ड मास्टर कार्टर ने भी कार्लोस को घूरते हुए उसे उसकी मां की तरह अंधा मूर्ख कहा। अतीत में ओल्ड मास्टर कार्टर अपनी बेटी की शादी के फैसले का विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने पोते की शादी के मामले में उन्होंने कड़ी नजर रखने पर जोर दिया। जब तक वह बूढ़े मालिक जीवित थे, एमिली निस्संदेह उनकी पोती के लिए एकदम सही विकल्प थी। दादाजी, नाराज मत होइए, थोड़ा सूप लीजिए। एमिली ने जल्दी से सूप का कटोरा बूढ़े मालिक के सामने रख दिया। कुछ क्षण पहले जब ओल्ड मास्टर कार्टर ने सूप देखा और आज्ञाकारी ढंग से उसे पी लिया तो उनकी उग्र अभिव्यक्ति नरम पड़ गई। वह तिरछी आंखों से मुस्कुराया। एमिली, चिंता मत करो, अगर किसी ने तुम्हें धमकाने की हिम्मत की तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। कार्लोस को अचानक अपनी पैंट की टांग पर ठंडक महसूस हुई। ये सुनकर रेनी वाइट को और भी अधिक दुख हुआ। ऐसा क्यों था कि एमिली भाई कार्टर के दादा को ग्रैंडपा कह सकती थी, लेकिन बूढ़े मालिक ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। टस्क टस्क, आजकल के युवा तो ठीक से चलना भी नहीं जानते। मेरे जैसे बूढ़े आदमी से व्हीलचेयर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं अब और नहीं खा सकता। मैं वार्ड में वापस जाना चाहता हूँ। ओल्ड मास्टर कार्टर ने गुस्से से कहा। एमिली को ये बात मन ही मन मनोरंजक लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसने 2 कटोरी दलिया पी लिया है और फिर भी तीसरा चाहता है। रैनी, अगर तुम्हारा पैर ठीक है तो कृपया मेरे दादाजी की मदद करो। इसके अलावा अपने रूममेट को फोन करके कहिए कि वह आपको लेने आ जाए। मुझे अपने दादाजी के साथ चेकअप के लिए जाना है। कार्लोस भी रेनी वाइट के धोखे से नाखुश था, लेकिन उसने इसके बारे में अधिक नहीं सोचा। उसके मन में रेनी वाइट अभी भी बहुत भोली थी। उसने शायद एमिली को परेशान करने के लिए अपने पैर में चोट लगने का नाटक किया था। रेनी वाइट ने अपने होंठ हल्के से काटे जब उसने ओल्ड मास्टर कार्टर को अपनी व्हीलचेयर ले जाते देखा। एमिली व्हीलचेयर को आगे धकेलने ही वाली थी कि कार्लोस ने पहले ही व्हीलचेयर को आगे धकेल दिया। एमिली और कार्लोस साथ साथ चल रहे थे और दोनों दिखने और कद काठी दोनों में एक जैसे लग रहे थे। ओल्ड मास्टर कार्टर ने मिलते जुलते जोड़े को देखकर इतना मुस्कुराया कि उसकी आंखों में पतली रेखाएं बन गईं। अस्पताल के कार्यालय में सोफी पाकर अपने चेहरे पर बर्फ का पैक लगा रही थीं। भाई एडम, क्या तुम्हें मेरे साथ डेटिंग करने का पछतावा है? अन्यथा अचानक आप सगाई स्थगित करने की बात क्यों कह रहे हैं? सोफी पाकर ने पूछा। उसके चेहरे पर अभी भी एमिली द्वारा मारे गए जोरदार थप्पड़ों से जलन महसूस हो रही थी। उसके लिए ये स्वीकार करना और भी कठिन हो गया कि एडम विलो ने अचानक कहा कि उन्हें अपनी सगाई स्थगित करनी होगी। छोटी सोफी, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। बात बस इतनी है कि मैं इन दिनों बहुत व्यस्त रहा हूँ। आप जानते हैं, लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल जल्द ही एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की जांच के दायरे में होगा। निदेशक शान मुझे बहुत महत्व देते हैं और एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन कार्य का प्रभार मुझे सौंपना चाहते हैं। मुझे हमारी सगाई में देरी होने का डर था, इसलिए मैंने इसे स्थगित करने का सुझाव दिया। एडम विलो ने सोफी पाकर को सांत्वना दी और उसके बाद ही वह गुस्से से खुशी में बदली। मैंने तुमसे कहा था भाई एडम, तुम बहुत सक्षम हो, सोने की तरह, तुम अंततः चमकोगे। पीपुल्स हॉस्पिटल में आपको महत्व नहीं दिया जाता था क्योंकि आपके पास संपर्कों की कमी थी। जब तक एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल के साथ सहयोग नहीं करता तब तक प्रतीक्षा करें, वे निश्चित रूप से आपको बढ़ावा देंगे। इसके अतिरिक्त सगाई स्थगित करने का एक और कारण यह है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। सगाई के लिए काफी खर्च की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं 1 या 2 साल इंतजार करने की योजना बना रहा हूँ। इतने लंबे समय की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपने मुझे शेयरों में निवेश करने के लिए अपनी बचत पहले ही नहीं दे दी थी? हमारे स्टॉक हाल ही में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ महीनों में वे 2 गुने हो सकते हैं। सोफी पाकर ने स्टॉक ऐप खोलने के लिए अपना फोन निकालते हुए खुशी से कहा। अपने सपने की बदौलत पिछले कुछ महीनों में शेयर बाजार में उसके निवेश काफी लाभदायक रहे हैं। एडम विलो और श्रीमती पाकर, यहाँ तक कि ग्रेस विलो ने भी उन्हें स्टॉक निवेश के लिए अपने निजी फंड सौंपे थे। ग्रेस विलो ने तो यहाँ तक दावा किया कि उनकी बहू शेयर बाजार की विशेषज्ञ है। सोफी पाकर ने स्टॉक ऐप खोला और अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। शेयर बाजार कैसा चल रहा है? एडम विलो को स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सारा काम सोफी पाकर पर छोड़ दिया। उसने उसे पहले ही दिखा दिया था कि वह कुछ ही दिनों में बहुत कुछ कमा सकता है, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। सोफी पाकर ने जल्दी से अपना फोन नीचे रख दिया और मुस्कुराने की कोशिश की। हमने बहुत पैसा कमाया है। भाई एडम, मैंने अभी तक दोपहर का भोजन नहीं किया है। एमिली ने मेरा पैक किया हुआ भोजन गिरा दिया है। मैं आपके लिए कुछ टेक अवे ऑर्डर कर दूंगा। एडम विलो ने मुस्कुराते हुए ऑर्डर देने के लिए बाहर चले गए। तभी सोफी पाकर ने जल्दी से अपना फोन फिर से उठाया। दूसरी नजर में पता चला कि उसके शेयरों में भारी गिरावट आई थी। सोफी पाकर को अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। क्या यह हो सकता है कि उसका सपना गलत था? 162 अध्याय 158 वास्तविक स्टॉक भगवान कौन है? 162 अध्याय 158 वास्तविक स्टॉक भगवान कौन है? सपने में
सोफी पाकर को अच्छी तरह याद है कि एक बार जब वह अपने माता पिता के घर लौटी तो उसने एमिली को फोन पकड़े हुए स्टॉक मार्केट ऐप देखते हुए देखा। एमिली, तुम अभी कॉलेज से स्नातक हुई हो और स्टॉक ट्रेडिंग सीख रही हो। एमिली मुस्कुराए। मैंने लोगों से सुना था कि स्टॉक ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा पैसा निवेश किया। यदि आपके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो मैं कार्टर परिवार से आपके लिए नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं करवाता। कार्टर क्लैन ग्रुप की सफाई करने वाली महिला कथित तौर पर 10,000 रुपये प्रति माह कमाती है, जो आपकी नज़र के वेतन से भी अधिक है। सोफी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि एमिली के कार्लोस से विवाह करने के बाद वह कार्टर परिवार की युवा महिला बन गई तथा एमिली के विपरीत कई 100 वर्ग मीटर के एक बड़े विला में रहने लगी, जहां उसे भोजन और कपड़ों की कोई चिंता नहीं थी। उसने पाया कि उसके डॉक्टर प्रेमी ने कथित तौर पर 100 वर्ग मीटर से भी कम का एक छोटा सा मकान खरीदा था तथा उस पर अभी भी बंधक ऋण था और एमिली को अक्सर बंधक भुगतान में उसकी मदद करनी पड़ती थी। कोई जरूरत नहीं, मुझे नर्स का काम बहुत पसंद है। एडम विलो के पास एक मरीज है जो वित्त क्षेत्र में है। उसने हमें कुछ स्टॉक के बारे में बताया और मैंने उसे फॉलो करके 1,000 कमाए। 1,000 रुपये कमाए। मैं 1,000 से अधिक का भोजन ऑर्डर करता हूँ, सोफी ने कहा। जैसे ही उसने एमिली के फोन पर नजर डाली तो उसने कुछ स्टॉक देखे जो उस समय ऊपर थे। बाद में सोफी ने एमिली को कई बार स्टॉक्स देखते हुए देखा और हर बार जब वह देखती तो व्यंग्यात्मक टिप्पणी करती। जब तक उसके पिता हेनरी पाकर ने भी कुछ स्टॉक खरीदकर लाखों रुपए नहीं कमा लिए, तब तक सोफी को यह एहसास नहीं हुआ कि एडम विलो के ग्राहक द्वारा सुझाए गए स्टॉक वास्तव में प्रभावशाली थे। एमिली ने स्टॉक से 1,000 रुपये नहीं कमाए, लेकिन 1 करोड़ 20 करोड़। जब सपना टूट गया तो सोफी ने भी तुरंत उसका अनुसरण किया और कुछ शेयर खरीद लिए। पहले तो उसे चिंता हुई कि कहीं उसका सपना गलत न हो जाए, इसलिए उसने थोड़ा थोड़ा खरीदने का साहस किया, जिससे उसकी कमाई हजारों में हो गई। जैसे जैसे वह अधिक पैसा कमाती गई, उसकी खरीदारी की राशि भी बढ़ती गई और पिछले महीने तक उसने अपने माता पिता का और यहाँ तक कि एडम विलो का भी सारा पैसा निवेश कर दिया था। शुरुआत में कुछ शेयरों में फिर भी तेजी आई, लेकिन आज दोपहर के समय जब कार्टर ऑटोमोटिव ने एसटी मोटर्स के साथ अपने सहयोग की घोषणा की तो कार्टर ऑटोमोटिव के स्टॉक में गिरावट की सीमा से वृद्धि की सीमा तक वृद्धि हो गई, जबकि सोफी द्वारा खरीदे गए स्टॉक में भी अचानक अच्छी वृद्धि से गिरावट की सीमा तक वृद्धि हो गई। 3 शेयरों ने सोफी को लाखों का नुकसान पहुंचाया। सोफी थोड़ी बेचैन थी। ये पहली बार था जब सपना और वास्तविकता अलग अलग थे। थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद समय गलत हो गया है। अगर मुझे पता होता तो मैं एडम विलो को इतनी जल्दी नौकरी बदलने नहीं देता। सोफी को थोड़ा अफसोस हुआ। उसे याद आया कि सपने में एमिली ने कहा था कि यह एडम विलो के एक मरीज द्वारा सुझाया गया स्टॉक था, लेकिन उन्होंने एडम विलो से भी पूछा और उन्हें स्टॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उनके पास कोई भी मरीज नहीं था जो स्टॉक्स के बारे में जानकार हो। ये संभव है कि एडम विलो उस मरीज से अभी तक नहीं मिले थे और अब जबकि एडम विलो लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल में चले गए थे तो संभवतः उन्हें उस प्रतिभाशाली मरीज की याद आई होगी। सोफी को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन फिर उसे राहत मिली। हालांकि उसने शेयरों में कुछ पैसा खो दिया, लेकिन शेयर हमेशा ऊपर चले जाते हैं। एडम विलो को लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल में बहुत पहले ही महत्व दिया गया था और इस बार यदि वह एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट टीम की अच्छी तरह से मेजबानी कर सके तो उसका भविष्य असीमित था और शायद वह अपनी जड़ों से पहले ही जुड़ सकता था। कार्टर परिवार के अरबों की तुलना में ये छोटे छोटे लाखों कुछ भी नहीं थे। सोफी ने ये सोचा और उस पुरानी बात को पीछे छोड़ दिया। कार्लोस और एमिली ओल्ड मास्टर को शारीरिक परीक्षण के लिए ले गए और कार्लोस ओल्ड मास्टर के साथ अंदर गए। जब वे बाहर आए तो उन्होंने एमिली को फोन पर बात करते देखा। पिछली शॉर्ट सेलिंग, मैंने आपको पहले ही नया स्टॉक भेज दिया है। एमिली का स्वर कुछ ठंडा था। वह एक ऐसी महिला है जो द्वेष रखती है और चूंकि सोफी ने उसकी मां का अपमान करने का साहस किया है, इसलिए वह सोफी को उसकी आखिरी पाई भी गंवाने पर मजबूर कर देगी। पिछली बार डिनर के दौरान एमिली ने सोफी को आंटी पाकर के सामने शेखी बघारते हुए सुना था कि उसने स्टॉक में काफी पैसा कमाया है। एमिली ने उत्सुकतावश कुछ प्रश्न पूछे और अप्रत्याशित रूप से पता चला कि सोफी ने जो स्टॉक खरीदे थे वे थे जिनमें उसने किसी को पूंजी संचालन के माध्यम से हेरफेर करने के लिए कहा था। ये सचमुच एक संयोग था। एमिली, क्या तुम जानती हो कि स्टॉक का व्यापार कैसे किया जाता है? ओल्ड मास्टर कार्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। दादाजी, मैं तो एक अंशकालिक विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं स्टॉक के बारे में कैसे समझ सकता हूँ? मेरा एक मित्र है जिसने एक स्टॉक ट्रेडिंग सिमुलेशन ऐप विकसित किया है। मैंने इसे खेलने के लिए डाउनलोड किया और मैं उसे कुछ उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया दे रहा था। एमिली ने अपनी जीभ बाहर निकाली। कार्लोस ने भी एमिली की ओर देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। एक अंशकालिक विश्वविद्यालय छात्र। यदि कार्लोस ने एमिली के कुछ छोटे छोटे कौशलों को नहीं देखा होता तो शायद वह उसकी बातों पर विश्वास कर लेता। वह ऑटोमोबाइल को विशेषज्ञ स्तर पर समझती हैं, कंप्यूटर हैकिंग भी जानती हैं, विश्वस्तरीय। ओह, और उसकी फ्रेंच भी बुरी नहीं है। पिछली बार फ्रांसीसी रेस्तरां में उसने सहजता से पढ़ा। इस महिला ने सचमुच उससे कई रहस्य छिपा रखे हैं। कार्लोस ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। सोफी ने शुरू में सोचा था कि कल स्टॉक की कीमत सीमा से नीचे जाने के बाद अगले दिन ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन जब उसने अगले दिन स्टॉक ऐप खोला। अध्याय 163, अध्याय 159। कार्टर परिवार का प्रिय। सोफी पाकर द्वारा खरीदे गए सभी स्टॉक सीमा से नीचे पहुंच गए। कल सोफी को लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ और आज वे पुनः सीमा से नीचे पहुंच गए तथा उन्हें 1 लाख और का नुकसान हुआ। सोफी को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई और उसे संदेह होने लगा कि उसका सपना सच था या नहीं। हालांकि सोफी ने पुनर्विचार किया और सोचा कि सपना सच होना चाहिए, क्योंकि एडम विलो वास्तव में सपने में दिखाए गए प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जल्द ही लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल में भी निवेश करने वाला था। शायद स्टॉक खरीदने का उनका समय सही नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर और समय दिया जाए तो स्टॉक फिर से ऊपर चले जाएंगे। सोफी ने खुद को सांत्वना दी। डिंग। सुबह सुबह एमिली पाकर अपने फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर चौंक कर जाग गई।
वह अभी भी स्तब्ध थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कुछ देर तक इधर उधर टटोला, जब तक कि उसे एक आकृति नहीं मिली जो बहुत गर्म थी। एमिली की तंद्रा तुरंत गायब हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और कार्लोस के बड़े हुए सुंदर चेहरे से उसकी मुलाकात हुई। तभी एमिली को याद आया कि वे दोनों एक साथ सोए थे। जब से डॉक्टर को पता चला कि एमिली गर्भवती है और उसका रक्त शर्करा स्तर कम है, तब से उसने कार्लोस को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि एमिली की गर्भावस्था अभी प्रारंभिक अवस्था में है और भ्रूण अभी स्थिर नहीं है, इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए और पति होने के नाते उसे सावधान और सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद कार्लोस ने नौकरों से अपना बिस्तर अध्ययन कक्ष से वापस शयन कक्ष में रखवाया। पहले के विपरीत, जब साथ सोना अजीब लगता था, एमिली को धीरे धीरे अपने बगल में किसी के होने की आदत पड़ने लगी। उस रात दोनों को अच्छी नींद आई। कार्लोस कुछ बुदबुदाया लेकिन जागा नहीं। एमिली ने टेक्स्ट संदेश देखा, आपके बैंक खाते में 5000,000.00 युआन जमा कर दिए गए हैं। एमिली चौंक गई और उसका फोन झटके से उसके हाथ से फिसल गया। फोन कार्लोस के सिर के पिछले हिस्से पर लगा, जिससे वह नींद से जाग गया। एमिली, क्या तुम अपने पति की हत्या करने की कोशिश कर रही हो? मुझे अभी अभी बड़ी रकम मिली है, क्या मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है? जैसे ही एमिली ने बोलना समाप्त किया, कार्लोस अपना फोन एक तरफ फेंकने से खुद को रोक नहीं सका। जांच की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी ने कहा कि आभासी स्टॉक ट्रेडिंग में कोई मजा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे तुम्हें वास्तविक स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए कुछ पैसे देंगे। एमिली को तब याद आया कि ओल्ड मास्टर ने एक बार इसका उल्लेख किया था। वह ओल्ड मास्टर की सद्भावना को अस्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बिना अधिक सोचे समझे सहजता से सहमति दे दी। दादाजी 5 मिलियन को छोटी रकम कहते हैं। बस ये ले लो, दादाजी तुम्हें अपनी पोती की तरह मानते हैं। जब मैं वयस्क हुआ तो दादाजी ने मुझे 5 मिलियन का स्टार्टअप फंड भी दिया। भविष्य में यदि मारिया कार्टर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहेंगी तो उन्हें भी 5 मिलियन मिलेंगे। मुझे बताया गया कि मेरी माँ को जो पहला स्टार्टअप फंड मिला था वह भी 5 मिलियन का था। पूरे कार्टर परिवार में केवल इवान पामा को ही स्टार्टअप फंड नहीं मिला। मेरे दादाजी की नज़र में वह एक बाहरी व्यक्ति हैं। यदि आपको लगता है कि यह धनराशि पर्याप्त नहीं है तो मैं आपको 5 मिलियन डॉलर और हस्तांतरित कर सकता हूँ। ये पर्याप्त से अधिक है। कार्टर परिवार द्वारा दिया गया धन पहले से ही पर्याप्त है। एमिली ने बार बार अपने हाथ हिलाए। उसे एहसास हुआ कि श्रीमती कार्टर से मारिया कार्टर को आसानी से पैसे ट्रांसफर करने की आदत कहीं से आई थी। एमिली ने निर्णय लिया कि ओल्ड मास्टर कार्टर के प्यार के साथ वह 5 मिलियन का निवेश बुद्धिमानी से करेगी। उसके लो ब्लड शुगर की वजह से अगले कुछ दिनों तक कार्लोस ने एमिली को नाश्ता बनाने से मना कर दिया। हर दिन वह नौकरों से अलग अलग पौष्टिक व्यंजन बनवाता था। इसके अलावा हर सुबह वह एमिली को छोटे क्लिनिक तक ले जाता था। डॉक्टर ने कहा कि आपका भ्रूण अभी भी अस्थिर है। यदि छोटे क्लिनिक में बहुत भीड़ है तो उसे बंद क्यों नहीं कर दिया जाए? कार्लोस एमिली को छोटे क्लिनिक तक ले गया। मास्टर लोव और सीनियर सिस्टर लॉन के साथ इन दिनों मेरे पास अधिक खाली समय है। मैं मास्टर लो के साथ काम करता हूं और मैं प्रतिदिन केवल 10 मरीजों को ही देखता हूं। एमिली ने छोटे क्लिनिक को खुला रखने पर जोर दिया क्योंकि यह सबसे अच्छी चीज थी जो उसकी मां ने उसे छोड़ी थी। वह इसे संरक्षित करना चाहती थी। कार्लोस ने एमिली पर कोई दबाव नहीं डाला। उनके विवाह पूर्व समझौते में पहले से ही यह शर्त थी कि एमिली को तब तक काम करने का अधिकार है जब तक वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। कार्टर परिवार कोई पुराने जमाने का परिवार नहीं था और उनकी मां श्रीमती कार्टर महिलाओं को अपना करियर बनाने का पुरजोर समर्थन करती थी। एमिली को छोटे क्लिनिक पर छोड़ने के बाद कार्लोस कार्टर ऑटोमोटिव चले गए। एसटी के साथ सहयोग करने के बाद कार्लोस अधिक व्यस्त हो गए थे। उन्हें आज भी श्री स्मिथ और उनकी टीम को कार्टर ऑटोमोटिव का निरीक्षण करने के लिए ले जाना था। छोटे क्लिनिक में कार से उतरने के बाद एमिली ने देखा कि आज वहां सामान्य से अधिक लोग थे। छोटे क्लिनिक के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जब से यह खबर फैली कि एमिली मास्टर लोव की शिष्या है, तब से छोटे क्लिनिक में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एमिली ने शुरू में सोचा था कि छोटे क्लिनिक की वित्तीय स्थिति सुधारने में 3 महीने लगेंगे, लेकिन महज 1.5 महीने में ही क्लिनिक का पूरा कर्ज चुका दिया गया। छोटे क्लिनिक के नए रूप के साथ सीनियर सिस्टर लॉन भी एक बदली हुई व्यक्ति की तरह लग रही थी जो हर दिन ऊर्जा से भरपूर थी। लेकिन आज सीनियर सिस्टर लॉन की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर लग रही थी। एमिली को देखते ही वह भीड़ को चीरते हुए उसके पास पहुंची। एमिली, आज मरीजों की संख्या सामान्य से दोगुनी है। वे सभी हमारे क्रमांकित टिकट पकड़े हुए हैं। बस एक बहस हुई थी। ये सुनकर एमिली ने सैम लॉन के हाथ से नंबर ले लिए। एमिली ने अपने स्वास्थ्य का प्रबंधन करने के लिए प्रतिदिन केवल 20 अपॉइंटमेंट टिकट जारी किए, लेकिन आज अचानक संख्या 40 हो गई। 40 मरीजों में से प्रत्येक ने दावा किया कि उनकी संख्या वास्तविक थी। मैंने ध्यानपूर्वक पूछताछ की। उनमें से 20 लोग थे जिनमें से प्रत्येक ने एक स्कैल्पर से अपना नंबर खरीदने के लिए 20,000 रुपये का भुगतान किया था। हैरानी की बात यह है कि उस स्कैल्पर ने खुद को डॉक्टर पाकर बताया। सीनियर सिस्टर लॉन ने गुस्से से कहा, अध्याय 164, अध्याय 160, स्केल पर घटना। डॉक्टर पाकर। एमिली पाकर ने भौहें चढ़ाईं। स्कैल्पर ने स्वयं को डॉक्टर पाकर बताया तथा उस छोटे क्लिनिक में केवल एक ही डॉक्टर पाकर था, एमिली पाकर। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि छोटा क्लिनिक जानबूझकर मरीजों की दैनिक संख्या को सीमित करता है, लेकिन वास्तव में एमिली पाकर भारी मुनाफा कमाने के लिए टिकटों की बिक्री कर रही है? एमिली पाकर ने फिर से नकली नंबर टैग की तरफ देखा। यह नकली टैग इतना असली था कि असली से लगभग अलग नहीं था, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वे चिंतित मरीज धोखा खा गए। मैंने आसपास भी पूछताछ की। स्कैल्पर बहुत सावधान रहता है। नंबर बेचने जाते समय हमेशा मास्क और टोपी पहने रहता है, इसलिए चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन आवाज से लगता है कि वो औरत है। बहन झांग ने बाहर जाकर ये देखने की योजना बनाई कि क्या वह अगले कुछ दिनों में धोखेबाज चोर को पकड़ सकती है। सिस्टर झांग, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा सा क्लिनिक इन दिनों काफी व्यस्त है, कुछ दिन और इंतजार करके देखते हैं।
यदि संख्या अतिरिक्त हो तो मैं मास्टर लोव के साथ मिलकर मरीजों का इलाज कर सकता हूँ, इसलिए ये ज्यादा व्यस्त नहीं होगा। एमिली पार्कर ने नंबर टैग को देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। बहन झांग ने उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई। लेकिन क्या इससे दूसरे पक्ष का साहस और भी अधिक नहीं बढ़ जाएगा? मैं उन्हें प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा हूँ, उन्हें मिठास का स्वाद चखाने दूंगा। लोग तो लालची हैं ही, अगर उन्हें लगता है कि इससे फायदा होगा तो वे जरूर ज्यादा नंबर टैग लगाएंगे। एक बार मामला एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाए तो वे जेल में सड़ने का इंतजार कर सकते हैं। एमिली पार्कर ने व्यंग्य किया। छोटे से क्लिनिक पर नजर रखने की हिम्मत करके वह उन्हें पछताने पर मजबूर कर देगी। सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल में मारिया कार्टर कुछ दिन की छुट्टी लेने के बाद कक्षा में लौट आईं। मारिया कार्टर, आप पिछले कुछ दिनों से कक्षा में नहीं आई हैं। तुम जरूर बहुत कुछ भूल गए होगे। मेरे पास क्लास के नोट्स हैं, तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। मारिया कार्टर, तुम मेरी गलतियों का संग्रह पहले देखना चाहती थी, है ना? मैं तुम्हें वह उधार दे दूंगा। मारिया के बैठते ही उसके कई सहपाठी इकट्ठा हो गए। वे सभी बहुत उत्साहित थे और मारिया के दादाजी के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने लगे। मारिया कार्टर स्कूल में ज्यादा मशहूर नहीं थी। सब जानते थे कि उसका परिवार पैसे वाला है और उसे इस बात का बहुत घमंड था। लेकिन जब से मारिया ने पिछली मासिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया और अपने अध्ययन नोट साझा करने की पहल की, उसकी लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई। उसके सहपाठियों को एहसास हुआ कि मारिया इतनी ठंडी नहीं थी। जब वह दिखावटी कपड़े नहीं पहनती थी तो वह काफी सुंदर और बहुत उदार थी। अपने करीबी दोस्तों के मूल समूह के अलावा अब कक्षा में उसके कई अन्य सहपाठी भी थे जिनसे वह बात कर सकती थी। मारिया कार्टर, मैंने सुना है कि गेट के पास वाले छोटे से क्लिनिक में डॉक्टर पार्कर के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। मेरी मौसी की तबीयत ठीक नहीं है और वह डॉक्टर पार्कर से मिलना चाहती हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट बुक हो सकते हैं। क्या आप उनकी मदद करने का कोई तरीका सोच सकती हैं? एक सहपाठी ने पूछा। मारिया हिचकिचाई। उसने पहले ही होमरूम टीचर के लिए एक पिछला दरवाजा खोलकर एमिली पार्कर से अपॉइंटमेंट ले लिया था। उसके भाई को पता चल गया और उसने एमिली को मिलने वाला भत्ता रोकने की धमकी भी दी, ये कहते हुए कि एमिली को गर्भवती होने पर ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। माफ करना, दरअसल डॉक्टर पार्कर और मैं सिर्फ परिचित हैं। मारिया ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि होमरूम शिक्षक अंदर आ गए। मारिया कार्टर, राष्ट्रीय दिवस पर प्रस्तुति जल्द ही होने वाली है। स्कूल में रिहर्सल चल रही है। मुझे याद है कि तुम अच्छा गाती हो। इस साल तुम ही इस प्रस्तुति की मुख्य गायिका हो। मारिया कार्टर बहुत खुश दिखीं। कुछ पंक्तियां आगे खड़ी अमेलिया विलो ने सब कुछ देखा, खासकर जब उसने कक्षा की शिक्षिका को मारिया को मुख्य गायिका नियुक्त करते सुना। अमेलिया अपनी कलम को कसकर पकड़े बिना नहीं रह सकी। अमेलिया न केवल पढ़ाई में अच्छी थी, वह गायन और नृत्य में भी उत्कृष्ट थी। वह दिखने में भी सुंदर थी तथा कक्षा में हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस वर्ष मारिया कार्टर उनकी जगह लेंगी। यह मारिया कार्टर ही क्यों होनी चाहिए? क्या इसका कारण यह है कि उसके परिवार के पास पैसा है? क्या कक्षा अध्यापक उसका पक्ष लेते हैं? मारिया का जो कुछ भी था वह उसका होना चाहिए था। अमेलिया की डेस्कमेट ने उसकी नाखुशी भरी नजर देखी और फुसफुसाया। वह मारिया कार्टर बेशर्म है जो चुपके से कक्षा शिक्षक से कृपालुता रखती है। मैंने सुना है कि वह शिक्षक की मां के लिए छोटे क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेने में कामयाब रही। ये सुनकर अमेलिया अपने होंठ काटने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अपने बड़े भाई से पूरी बात पूछ ली थी। ऐसा लग रहा था कि एमिली पार्कर की किस्मत बदल गई है, क्योंकि उसने एक प्रसिद्ध पारंपरिक चिकित्सा गुरु से प्रशिक्षण लिया था। स्कूल के पास स्थित क्लिनिक, जो लगभग बंद होने की कगार पर था, उस समय फलने फूलने लगा जब उसके साइन बोर्ड पर प्रसिद्ध मास्टर की तस्वीर लगी। यहाँ तक कि एमिली पार्कर, जो एक छोटी नर्स थी, को भी अपने भाई, जो एक वैध मेडिकल स्नातक था, की तुलना में अधिक नियुक्तियां प्राप्त होती थीं। यदि एमिली को पहले से ही ऐसा कोई मार्गदर्शक मिल गया होता तो वह और उसकी मां उसके भाई एडम विलो के उसके साथ रहने का विरोध नहीं करते। सोफी पार्कर इतनी उदास थी कि उसने चार्ल्स पॉन्ड का फिल्म देखने का निमंत्रण भी स्वीकार नहीं किया। घर वापस आकर उसने अपना बैग सोफे पर फेंक दिया। माँ, क्या एडम फिर से सोफी के साथ डेट पर गया है? सच कहूं तो अब सोफी एमिली से ज्यादा अच्छी नहीं लगती। अच्छा होगा अगर एमिली मेरी भाभी बन जाए। कम से कम एमिली अच्छा खाना बनाती है और कुशलता से पढ़ाती है। ग्रेस विलो ने हाल ही में कुछ पैसे कमाए। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने कहा था कि सोफी स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत अच्छी थी। उसने अपना सारा पैसा स्टॉक ट्रेडिंग के लिए सोफी को सौंप दिया। जब उसने पूछा तो सोफी ने बताया कि उसने और एडम ने पहले ही काफी मुनाफा कमा लिया है, लेकिन ग्रेस की पूंजी इतनी कम थी कि वह ज्यादा नहीं कमा सकती थी। अपनी बेटी की शिकायतें सुनकर ग्रेस विलो ने उपहास किया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एमिली की तुलना सोफी से कैसे की जा सकती है? छोटी सोफी एक अच्छे परिवार से है और इकलौती संतान है। भविष्य में पाकर परिवार की हर चीज उसकी होगी। एमिली एक नाजायज बच्ची है जिसका पालन पोषण उचित तरीके से नहीं हुआ है। जब भी एमिली का जिक्र होता तो ग्रेस विलो अपनी आंखें घुमा लेती। उस शापित लड़की ने उनका घर खाली कर दिया और उनसे संपर्क करना बंद कर दिया। इससे पहले जब छोटा क्लिनिक फल फूल रहा था, ग्रेस को लगता था कि एमिली अभी भी अपने बेटे एडम को तरजीह देती है और वह निजी तौर पर क्लिनिक के और टिकट मांगकर एमिली को खुश करना चाहती थी। लेकिन एमिली ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। जब उसने किसी अन्य नंबर से फोन किया तो एमिली ने उसकी आवाज पहचान कर फोन काट दिया। कौन सी सभ्य लड़की अपने बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करती है? माँ, लेकिन आप नहीं जानती कि आजकल डॉक्टर कितना पैसा कमाते हैं। एमिली प्रति मरीज दसियों हजार रुपये लेती है। तो क्या हुआ अगर वह हजारों कमा भी ले? उसे इसके लिए अभी भी कड़ी मेहनत करनी होगी। सोफी का परिवार राजनीति में है और सोफी शेयरों का व्यापार करती है। वह एमिली की मेहनत से कहीं ज्यादा आसानी से कमा सकती है। वह जो पैसा कमाती है उसका अधिकांश हिस्सा उस प्रसिद्ध बूढ़े डॉक्टर के पास चला जाता है जिसे उसने काम पर रखा था।
ग्रेस विलो मुस्कुराई। उसे एमिली की चिकित्सा कुशलता पर ज्यादा भरोसा नहीं था और जोर देकर कहा कि क्लिनिक की सफलता मास्टर लोव पर निर्भर है। ऐसा हो सकता है, लेकिन एमिली के साथ अपने संबंध के कारण मारिया कार्टर कक्षा में काफी लोकप्रिय है। यहाँ तक कि उन्होंने होमरूम शिक्षक को क्लिनिक में नियुक्ति दिलाने के कारण राष्ट्रीय दिवस के प्रदर्शन के लिए मेरी मुख्य भूमिका भी हासिल कर ली। माँ, मैंने इस साल के राष्ट्रीय दिवस समारोह में चार्ल्स के माता पिता और दादी पॉन्ट को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। मैं इसका उपयोग पॉन्ट परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए करना चाहता था। अमेलिया विलो को लगा कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। दादी पॉन्ट उसके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी और चार्ल्स के माता पिता पुत्रवत होने के कारण अमेलिया और चार्ल्स के रिश्ते का विरोध करते थे, जिससे उन्हें बहुत दुख होता था। वह मारिया कार्टर बेशर्म है। मेरी बेटी का मुख्य गायक का पद छीनने का साहस। ये तो बस क्लिनिक का अपॉइंटमेंट है। ये ले लो, मैं तुम्हें कई क्लिनिक टिकट दूंगा। ग्रेस विलो ने अपनी बेटी को कई क्लिनिक टिकट सौंपते हुए कहा। माँ, आपको ये टिकट कहाँ से मिले? अमेलिया ने आश्चर्य से पूछा। जाहिर है, एमिली ने मुझे ये दिए थे। एमिली के दिखावे से धोखा मत खाओ, वो अब भी तुम्हारे भाई को पसंद करती है और मुझे अपनी होने वाली सास के रूप में देखने का सपना देखती है। ये टिकटें उनकी ओर से मुझे श्रद्धांजलि हैं। इन्हें ले जाओ और अपने शिक्षकों को दे दो। ग्रेस विलो ने बिना शर्माए सहजता से झूठ बोला। उसने पाया कि नकली क्लिनिक टिकटें अच्छी बिकती हैं। शुरुआत में उसे डर था कि क्लिनिक को टिकट नकली लग जाएंगे, लेकिन कई दिन बीत गए और मरीजों की कोई शिकायत नहीं आई। क्लिनिक चलता रहा, इसलिए ग्रेस को और भी बेशर्मी महसूस हुई। उसने अधिक टिकट बेचने, पूंजी जुटाने और सोफी के साथ मिलकर भारी लाभ कमाने के लिए निवेश करने की योजना बनाई। अमेलिया ने कुछ कटे हुए टिकट लिए और अगले दिन स्कूल में कुछ शिक्षकों को सौंप दिए। 2 दिन बाद उसने अपने सहपाठियों को और भी अधिक टिकटें वितरित की। जब मारिया कार्टर कक्षा में आई और अमेलिया की सहपाठी के पास से गुजरी, तो अमेलिया ने मजाक करते हुए कहा, कुछ लोग सहपाठी उसका सम्मान करते हैं, उससे जगह आरक्षित करने में मदद मांगते हैं, फिर भी वह बहाने बनाती है। हमारी अमेलिया के विपरीत वह सुंदर और दयालु है, हमेशा मदद करने को तैयार रहती है। मुझे हजारों रुपये मूल्य का एक कटा हुआ टिकट मुफ्त में दे दिया। बोलते समय उसने मारिया के सामने कटा हुआ टिकट दिखाया। मारिया ने ये देखा और दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। ये नंबर टैग, ये तुम्हें कहाँ से मिला? अरे छोड़ दो, मेरा हाथ टूट जाएगा। मारिया कार्टर, उसे जाने दो। ये नंबर टैग मेरी माँ को एमिली ने दिया था। एमिली मेरी माँ, जो उसकी होने वाली सास है, को खुश करना चाहती है। अमेलिया ने जब मारिया को धमकाते देखा तो वह उसे रोकने के लिए खड़ी हो गई। भावी सास, तुम्हारी माँ सोचती है कि वह योग्य है। मारिया को यकीन नहीं था कि एमिली ऐसा कुछ करेगी। एक बार जब उसे लगा कि एमिली क्लिनिक में बहुत ज्यादा काम कर रही है, तो उसने एमिली को अपना क्रेडिट कार्ड देने की पेशकश की, लेकिन एमिली ने मना कर दिया। एमिली लालची किस्म की नहीं थी। जहां तक कृपा पाने की बात है तो ये तो और भी असंभव लग रहा था। एमिली ने अपने भाई का पक्ष लेने की जहमत नहीं उठाई। अमेलिया की माँ की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। एमिली बहुत बेशर्म है, मेरे भाई को अभी भी पसंद करती है, जबकि उसकी सगाई हो चुकी है। रखेल बनने की कोशिश करती है, हमेशा। अमेलिया अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही उसके सिर में तेज दर्द हुआ। मारिया ने उसके बाल खींचे, उसे जमीन पर पटक दिया और कई थप्पड़ मारे। तुम्हें बकवास करना सिखाता हूँ। कक्षा में अराजकता फैल गई। जब तक होमरूम शिक्षक पहुंचे, तब तक दोनों लड़कियों के माता पिता पहले से ही लाइन पर थे। अमेलिया ने क्रोधित और दुखी होकर ग्रेस विलो को फोन किया, लेकिन जैसे ही उसने फोन मिलाया, दूसरी तरफ से एक कठोर आवाज आई। क्या आप ग्रेस विलो के रिश्तेदार हैं? कृपया तुरंत जिला पुलिस स्टेशन आएं। ग्रेस विलो को अवैध व्यापार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अध्याय 165, अध्याय 161 चिकित्सा गड़बड़ी। आज सुबह सुबह ग्रेस विलो हमेशा की तरह छोटे क्लिनिक के पास बेचने के लिए 1 दर्जन या उससे अधिक नकली टिकट नंबर लेकर गई। पहले तो उसने एक बार में केवल कुछ ही बेचने का साहस किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चला कि पैसा कमाना बहुत आसान था और क्लिनिक में किसी ने भी उसे नहीं खोजा था। इस सुरक्षा की भावना के साथ ग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में दर्जनों के बैचों में इन्हें बेचना शुरू कर दिया। प्रत्येक 20,000 में बिका तथा 1 दर्जन या उससे अधिक की कीमत 2 या 3 लाख तक थी। पिछले कुछ दिनों में ग्रेस ने बहुत पैसा कमाया और वह बहुत खुश थी। उसने जो भी पैसा कमाया उसे सोफी पाकर को हस्तांतरित कर दिया तथा इस बात का इंतजार किया कि वह उस मिलियन को 2 मिलियन या उससे भी अधिक में बदल दे। ज्यादा देर इंतजार नहीं किया था कि उसकी मुलाकात एक ग्राहक से हो गई। जैसे ही वे मोलभाव कर रहे थे, अचानक कुछ पुलिस वाले वहां आ पहुंचे और उसे जमीन पर गिरा दिया और वह ये दृश्य देखकर दंग रह गई। जब एडम विलो और अमेलिया विलो एक साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे, जैसे ही ग्रेस ने भाई बहनों को देखा, वह रोने लगी। एडम, कृपया मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। एडम ने अपनी मां को थोड़ा दिलासा दिया और जल्दी से पुलिस से पूछा, अधिकारी, क्या आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है? मेरी मां एक ईमानदार गृहिणी है, वह कोई गैरकानूनी काम कैसे कर सकती हैं? किसी भी अवैध कारोबार की तो बात ही छोड़ दीजिए। बयान लेने वाले पुलिस अधिकारी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। हम बिना सबूत के लोगों को गिरफ्तार नहीं करते। हमें क्लिनिक से फोन आया कि उनके पंजीकरण टिकटों की अवैध बिक्री हो रही है, जिसकी राशि काफी बड़ी है। विलो भाई बहन हक्के बक्के रह गए। अमेलिया को तुरंत वो नंबर याद आ गए जो उसने क्लास में पहले दिए थे। क्या वो स्केल पर नंबर हो सकते हैं? माँ, क्या आपने नहीं बताया कि ये नंबर आपको एमिली पाकर ने दिए थे? ग्रेस हकलाया। तभी एमिली पाकर, जो अभी अभी अपना बयान देकर बाहर आई थी, पास के कार्यालय से बाहर निकली। एमिली पाकर, क्या आपने मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलाया था? तुम बहुत दुष्ट हो। अगर मैं एडम को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी तो तुम मुझे फंसा दोगे। अफसर, वह मुझसे रंजिश रखती है, आपको उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एमिली को देखते ही ग्रेस गुस्से में उससे सवाल करने के लिए आगे बढ़ी।
उत्साहित ग्रेस को एक महिला पुलिस अधिकारी ने खींच लिया। एमिली, मेरी माँ ने ये जानबूझकर नहीं किया। क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं और इस बार मामला वापस ले सकते हैं? एडम की आंखें विनती से भरी थीं। मामला वापस ले लो। ठीक है। एमिली तुरंत सहमत हो गई। ग्रेस और अमेलिया दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, मामला वापस लेने के लिए उसे अवैध कमाई का 5 गुना वापस करना होगा। आपकी माँ ने कुल मिलाकर 50 से अधिक नंबर बेचे जिनकी कीमत 10 लाख से अधिक थी। इसका 5 गुना यानी 5 मिलियन से अधिक। एक बार जब पैसे का निपटारा हो जाए तो आप मेरे द्वारा केस वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। 5 मिलियन से अधिक की इस चौंका देने वाली संख्या ने विलो परिवार को अचंभित कर दिया। एमिली पाकर, तुम ऐसे इंसान कैसे हो सकते हो? ये तो सरासर जबरन वसूली है। अमेलिया ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। आप मुझसे जबरन वसूली न करने का विकल्प चुन सकते हैं, बस अपनी मां के जेल जाने के लिए तैयार रहें। इस राशि के आधार पर उसे 10 साल से अधिक की सजा हो सकती है। ये सुनकर कि एमिली उसे जेल भेजना चाहती है, ग्रेस इतनी डर गई कि उसके पैर कमजोर पड़ गए। एडम, उसे पैसे दे दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। ग्रेस रोते हुए बोली। उसकी नाक बह रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। एडम भी इस चौंका देने वाली राशि से भयभीत था। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि एमिली के मास्टर लोव की प्रशिक्षु बनने के बाद इलाज इतना महंगा हो जाएगा। छोटी सोफी से भुगतान करवाओ। क्या छोटी सोफी स्टॉक ट्रेडिंग में महान नहीं है? वह बहुत ही दयालु है, वह मुझे अवश्य बचा लेगी। एमिली, क्या तुम कृपया? एडम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन एमिली ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने मामला वापस लेने की शर्तें बहुत स्पष्ट कर दी हैं। जब आप पर्याप्त धन इकट्ठा कर लेंगे तो मैं मामला वापस ले लूंगा। उससे पहले अपनी मां को हिरासत में अच्छी तरह रहने दो। ऐसा कहकर एमिली बिना पीछे देखे पुलिस स्टेशन से बाहर चली गई। उसके पीछे ग्रेस की जोरदार गालियां आ रही थीं। एमिली के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। वह मूल रूप से विलो परिवार के साथ और अधिक उलझना नहीं चाहती थी, लेकिन ग्रेस ने टिकटों की हेराफेरी की और उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, इसलिए वह एमिली को उसके लिए गड्ढा खोदने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती थी। एमिली ने सोचा कि एडम कुछ समय तक इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक दिन बाद ही उसे पुलिस स्टेशन से फोन आया कि दूसरे पक्ष ने पहले ही पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया है। ग्रेस विलो को भी जमानत दे दी गई। एमिली पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह क्लिनिक से बाहर निकली, उसे किसी ने रोक लिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने एमिली को देखा, वे रोने लगे और उसे धक्का देने की कोशिश करने लगे। तुम मेरे बेटे की जान वापस ला दो। अध्याय 166, अध्याय 162। इससे पहले कि वह महिला एमिली को छू पाती, सीनियर सिस्टर लॉन्ग ने हस्तक्षेप किया और उसे रोक दिया। एमिली ने उस महिला को पहचान लिया। जेना रॉस। उसके सामने खड़ी महिला, जिसकी आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थीं, वह जेना रॉस थी, जो एक ग्रामीण महिला थी, जो पहले अपने बच्चे को पिट्यूटरी ट्यूमर के एक्यूपंक्चर उपचार के लिए लेकर आई थी। उसके बेटे का नाम टेटम जेम्स था। वो मेरे बेचारे बच्चे, तुमने उसे क्यों नुकसान पहुंचाया? बिखरे बालों वाली जेना रॉस उत्तेजना में जोर से चिल्लाई। उसकी चीखें सुनकर छोटे क्लिनिक में आने वाले मरीज सतर्क हो गए। जेना रॉस, क्या आप अनुचित व्यवहार कर रही हैं? एमिली ने आपके बेटे का मुफ्त में इलाज किया, आप कैसे कह सकते हैं कि उसने उसे नुकसान पहुंचाया? आप कृतघ्न हो रहे हैं। मुझे ये भी विश्वास था कि वह सचमुच मेरे बेटे को बचाना चाहती थी, लेकिन कल रात मेरे बेटे को अचानक उल्टी हुई और वह कोमा में चला गया। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गया और स्कैन में ट्यूमर बड़ा हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। अपने पति के निधन के बाद जेना रॉस का सिर्फ एक ही बेटा था। अस्पताल से एमिली पर अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगने की खबर सुनकर दुखी होकर वह उससे मिलने आई। ये कैसे संभव है? एमिली का एक्यूपंक्चर बेअसर हो ही नहीं सकता। सीनियर सिस्टर लॉन्ग को दूसरे पक्ष की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं पहले अस्पताल जाकर देखूंगा। एमिली भी हैरान थी, उसकी प्लम डिवाइन नीडल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन जेना रॉस ऐसी व्यक्ति नहीं लगती थी जो झूठ बोले। एमिली ने तुरंत एक टैक्सी बुलाई और जेना रॉस को अस्पताल पहुंचाया। सीनियर सिस्टर लॉन्ग को अधिक बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत कार्लोस को फोन किया और लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल जाने से पहले छोटे क्लिनिक को बंद कर दिया। लव एंड काइंडनेस अस्पताल पहुंचने पर एमिली सीधे टेटम जेम्स के वार्ड में गई। अस्पताल के बिस्तर पर टेटम जेम्स बेहोश पड़ा था। उसका छोटा सिर सूजा हुआ था और स्थिति आशावादी नहीं लग रही थी। एमिली ने टेटम जेम्स का स्कैन प्राप्त किया। इसकी समीक्षा करने पर एमिली को पता चला कि टेटम जेम्स के मस्तिष्क में ट्यूमर वास्तव में बढ़ गया था और कुछ मस्तिष्क तंत्रिकाओं पर दबाव डाल रहा था। पहले एमिली को विश्वास था कि एक्यूपंक्चर से उसके ब्रेन ट्यूमर को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अब सर्जरी आवश्यक थी। हाँ एमिली, आप वास्तव में अस्पताल आने के लिए काफी साहसी हैं। डॉक्टर बेनेट, जो कई नर्सों के साथ दौरे पर थे, एमिली को देखकर ठंडे स्वर में उपहास करने लगे। डॉक्टर बेनेट को इससे पहले एमिली की रिपोर्ट के कारण कुछ समय के लिए निलंबित किया गया था, जिसमें उन्होंने लाल लिफाफे लेने की बात कही थी। लाल लिफाफे वाली घटना के बाद वह काम पर लौट आईं। एमिली अभी भी स्कैन की जांच पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। डॉक्टर बेनेट ने व्यंग्यात्मक लहजे में एमिली के पास आकर उसके हाथ से स्कैन छीन लिया। ये दिखावा बंद करो। क्या आप इन स्कैन को समझते भी हैं? अतीत में टेटम जेम्स को केवल ऑपरेशन के लिए मेरी आवश्यकता होती थी। अब क्योंकि उसकी मां पैसे बचाना चाहती थी, उसने आपको उसका इलाज करने को कहा। उनकी हालत में देरी हो गई है और अब अगर मैं खुद ऑपरेशन भी कर पाऊं तो भी 10% से भी कम संभावना है। डॉक्टर बेनेट की बातें सुनकर जेना रॉस और भी जोर से रोने लगी। मैंने सुना है कि तुमने द्वेषवश डॉक्टर विलो से भी पैसे ऐंठ लिए थे। एमिली, तुम सचमुच बेशर्म हो। डॉक्टर बेनेट को काम पर वापस आए कुछ ही दिन हुए थे कि उन्होंने देखा कि एडम विलो का वजन काफी कम हो गया है। कुछ पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि यह फिर से एमिली की ही करतूत थी।
जेना रॉस, टैटम को सर्जरी की जरूरत है, अगर आपको अभी भी भरोसा है। एमिली बोलने ही वाली थी कि तभी लोगों का एक समूह वार्ड में घुस आया। यह उसकी है, उसने हमारे टैटम को मार डाला। टैटम मेरे भाई का एकमात्र वंश था। यदि टैटम नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचेंगे। हटे कट्टे पुरुषों और महिलाओं का एक समूह दौड़ा दौड़ा आया और एमिली को घेर लिया। जेना रॉस इतनी डर गई कि उसने रोना बंद कर दिया। ये टैटम जेम्स के पिता की ओर से उसके चाचा और चाची थे। एमिली को याद आया कि जेना रॉस ने बताया था कि जब टैटम का पहली बार निदान हुआ था तो जेम्स परिवार का एक भी सदस्य पैसे उधार देने को तैयार नहीं था और यहाँ तक कि उनसे बचता भी था। हालांकि जब उन्हें पता चला कि टैटम का राजधानी में इलाज चल रहा है और उसकी हालत में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, तो उनकी चाची स्वेच्छा से उनकी देखभाल करने के लिए आ गईं। जेम्स परिवार, जो मूल रूप से ग्रामीण इलाकों से आए मजबूत क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे, ने कार्य करने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। टैटम जेम्स के चाचा ने अपना पंखे के आकार का हाथ उठाया और एमिली पर वार करने के लिए तैयार हो गए। एमिली के माथे पर एक तेज चमक चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने एक दर्दनाक चीख निकाली। उसका हाथ कसकर पकड़ लिया गया था। एक लंबा व्यक्ति अचानक एमिली के सामने आ खड़ा हुआ। कार्लोस ने एक हाथ से एमिली की रक्षा करते हुए दूसरे हाथ से उस आदमी की कलाई पकड़ ली। हाथ के हल्के से प्रयास से ही उस आदमी की कलाई से चटकने की आवाज निकली। वह आदमी दर्द से जमीन पर घुटने टेक बैठा। कार्लोस के अंगरक्षकों ने जेम्स परिवार के बाकी सदस्यों को जमीन पर दबा दिया। एमिली के अकेले लव एंड काइंडनेस अस्पताल जाने की चिंता में सीनियर सिस्टर लॉन ने कार्लोस को फोन किया था। ये सुनकर कार्लोस तुरंत वहां पहुंचा। कार्लोस, यह एक अस्पताल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ शारीरिक हिंसा करने की? डॉक्टर बेनेट चौंक गए। शारीरिक? मैं तो थोड़ा और शारीरिक हो गया। ऐसा कहते हुए कार्लोस आगे बढ़ा और उसने अपना पैर टैटम जेम्स के चाचा की पीठ पर दबा दिया। कार्लोस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एमिली की मदद कर रहे हो? आप उसे और अधिक दुख पहुंचा रहे हैं। यदि टैटम वास्तव में सफल नहीं होता है तो एमिली का करियर समाप्त हो जाएगा। अब एकमात्र उपाय यह है कि डॉक्टर बेनेट से अच्छी बातें करने को कहा जाए और निर्देशक से टैटम की सर्जरी करवाने को कहा जाए। भीड़ में एडम विलो, जो अभी अभी पुलिस स्टेशन से लौटा था, आगे आया। उन्हें अभी अभी टैटम की घटना के बारे में पता चला। एडम विलो ने भी स्कैन की समीक्षा की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इतनी जोखिम भरी सर्जरी अब केवल डॉक्टर रीड ही कर सकते हैं। अन्य डॉक्टरों के पास 10% भी संभावना नहीं होगी। ये सुनकर डॉक्टर बेनेट एक तरफ खड़े होकर एमिली को उपहासपूर्ण भाव से देखने लगे। डॉक्टर विलो, आपको उसकी जमानत देने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरु इतने व्यस्त हैं कि लोग उनकी सर्जरी के लिए महीनों पहले से ही कार्यक्रम बना लेते हैं। वह चाहती थी कि एमिली की चिकित्सा समुदाय में बदनामी हो। ये सर्जरी केवल आपके गुरु के लिए ही सुलभ नहीं है। एमिली ने गहराई से कहा, वास्तव में मेरे गुरु के अलावा 2 अन्य लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक है डॉक्टर एक्स, जो एक्स इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, जो देश में भी नहीं है। दूसरा कई वर्षों से लापता है। डॉक्टर बेनेट ने तिरस्कारपूर्वक कहा, इनमें से किसी भी व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली जेना रॉस जैसी महिला द्वारा वहन नहीं किया जा सकता था। एमिली ने भी अपनी भौहें थोड़ी सी कुड़ी। ऑपरेशन में सचमुच कुछ कठिनाई थी और वह इसे स्वयं कर सकती थी। फिर भी इससे उसकी पहचान सबके सामने आ जाएगी। एमिली जब सोच रही थी तभी उसने महसूस किया कि कार्लोस की नजर उस पर पड़ी। उसके बगल में जेना रॉस अचानक डॉक्टर बेनेट के सामने घुटने टेक कर बैठ गई। डॉक्टर बेनेट, मैं आपसे बच्चे को बचाने की विनती करता हूँ। इसके साथ ही उसने डॉक्टर बेनेट के सामने कई बार अपना सिर जमीन पर पटका, लेकिन डॉक्टर बेनेट ने उसकी आंखों में घृणा भरी नजरों से उसे देखा, उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। ये देखकर एमिली अपनी मुठ्ठियां भींचने से खुद को नहीं रोक सकी। वह आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोक सकी। उससे भीख मत मांगो, मैं। अध्याय 167, अध्याय 163, बड़ी बहन भी बड़ी शख्सियत है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह स्वयं सर्जरी करना चाहती हो? कार्लोस एमिली पाकर को देखे बिना नहीं रह सका। वास्तव में पिछली बार उसे एमिली पर संदेह हुआ था। यदि वह इतनी जटिल सर्जरी कर सकती है तो क्या वह असली भूत डॉक्टर हो सकती है? एमिली पाकर, लापरवाह होना बंद करो। आपने कभी क्लिनिकल मेडिसिन का अध्ययन भी नहीं किया है। आप इतनी जटिल सर्जरी कैसे कर सकते हैं? एडम विलो को डर था कि एमिली कुछ अति आत्मविश्वास से भरी बात कह सकती है, इसलिए उसने जल्दी से उसे बीच में ही रोक दिया। एमिली, तुम तो बस एक नर्स हो। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि कुछ महीनों तक मास्टर लोव के अधीन प्रशिक्षुता करने से क्या आप सर्जरी कर सकते हैं? इस तरह मानव जीवन को महत्व न देना चिकित्सा क्षेत्र के लिए अपमान की बात है। अस्पताल लौटने पर डॉक्टर बेनेट को यह भी पता चला कि एमिली ने पहले भी मास्टर लोव को ओल्ड मास्टर कार्टर को बचाने के लिए आमंत्रित किया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एमिली ने उसे अपमानित करने का साहस किया और वह श्रीमती कार्टर के इतने करीब थी। ये सब इसलिए था क्योंकि वह मास्टर लोव की शिष्या थी। डॉक्टर बेनेट ने स्वीकार किया कि मास्टर लोव चिकित्सा उद्योग में एक बहुत ही दुर्जय व्यक्ति थे, लेकिन संभवतः केवल पश्चिमी चिकित्सा उद्योग तक ही सीमित थे। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा समुदाय में मास्टर लोव को कौन पहचानेगा? एमिली पाकर डॉक्टर बेनेट से ही हैं। पश्चिमी और आधुनिक चिकित्सा पूरी तरह से अलग हैं। अगर कुछ भी गलत हो जाए तो मास्टर लोव भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। एडम विलो एमिली को इस बेतुके विचार को त्यागने के लिए मनाने के लिए उत्सुक था। डॉक्टर बेनेट ने श्रेष्ठता के भाव से जमीन पर घुटनों के बल बैठी जेना रॉस की ओर देखा। आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं। मेरे सामने घुटने टेकना और विनती करना पर्याप्त नहीं है। एमिली को मेरे सामने घुटने टेकने और विनती करने को कहें और फिर मैं अपने गुरु से आपके बेटे की सर्जरी में मदद लेने पर विचार करूंगा। जैसे ही डॉक्टर बेनेट बोल रही थी, किसी ने अचानक उनके घुटने पर लात मार दी। डॉक्टर बेनेट को केवल अपने घुटने में कमजोरी महसूस हुई और वह धड़ाम से सबके सामने एमिली पाकर के सामने घुटनों के बल बैठ गईं। आप चाहते हैं कि मेरी छोटी बहन आपके सामने घुटने टेके? क्या आप योग्य हैं? यहाँ तक कि लुकास रीड भी ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करेगा।
वक्ता की आवाज ठंडी और बर्फीली थी और वह जेना रॉस को खड़ा होने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। डॉक्टर बेनेट का चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया। एडम विलो और वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। हालांकि एमिली पाकर मुस्कुराई। मैंने बस इतना कहा, हमें उससे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मेरी बड़ी बहन ये सर्जरी कर सकती है। एमिली, क्या यह मिडिल स्कूल के प्रवेश द्वार वाली महिला डॉक्टर नहीं है? आप सब बहुत लापरवाह हो रहे हैं। एक छोटे से क्लिनिक का डॉक्टर सर्जरी कैसे कर सकता है? एडम ने सीनियर सिस्टर लॉन को पहचान लिया। यहाँ शोर इतना तेज था कि डॉक्टर रीड भी सतर्क हो गए और अस्पताल की सुरक्षा के साथ वहां आ गए। क्या हो रहा है प्रोफेसर? ये दोनों महिलाएं धोखेबाज हैं। जल्दी करो, उन्हें बाहर फेंक दो। डॉक्टर बेनेट जल्दी से जमीन से उठे और एमिली और सीनियर सिस्टर लॉन की ओर इशारा किया। डॉक्टर रीड ने डॉक्टर बेनेट की निगाह का अनुसरण किया और सबसे पहले एमिली पाकर को देखा और सोचा कि यह फिर से वही क्यों है। तभी उसने एमिली पाकर के पीछे सीनियर सिस्टर लॉन को देखा। डॉक्टर रीड का चेहरा तुरंत बदल गया। आमतौर पर अलग थलग रहने वाले चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिखाई दी। वरिष्ठ बहन लांग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सीनियर सिस्टर की इस उपाधि ने डॉक्टर बेनेट और एडम विलो को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। खासकर डॉक्टर बेनेट को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि जिस प्रोफेसर का वह सबसे अधिक सम्मान करती थी, वह इस छोटे से क्लिनिक की महिला डॉक्टर को सीनियर सिस्टर कैसे कह सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि आप अबीगेल लांग हो, हमारे देश के इतिहास में सबसे कम उम्र की शल्य चिकित्सा प्रतिभा? अचानक इस आकृति को याद करके एडम के दिमाग में एक प्रकाश बल्ब जल उठा। उन्हें याद आया कि वर्षों पहले जब डॉक्टर रीड अभी भी एक अज्ञात छोटे डॉक्टर थे, आधुनिक चिकित्सा समुदाय में एक बहुत प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला डॉक्टर थी, अबीगेल लॉन्ग। वे कहते थे कि उसकी शल्य चिकित्सा की सफलता दर लगभग 100% थी। उसकी एकमात्र शल्य चिकित्सा विफलता उसकी अपनी मां की थी। उस शल्य चिकित्सा विफलता के बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। डॉक्टर बेनेट ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जब उन्होंने एबिगेल लॉन्ग का उल्लेख किया था तो उन्होंने बताया था कि इस सर्जरी को करने वाले कुछ लोगों में से एक एमिली पाकर की बड़ी बहन है। मास्टर लो उनके गुरु थे और मास्टर लांग उनकी वरिष्ठ बहन थी। इस महिला के पास निश्चित रूप से आश्चर्यों की एक अद्भुत श्रृंखला थी। कार्लोस खुद को रोक नहीं सका और उसने एमिली की ओर फिर से देखा, जिससे पता चला कि वह उसकी बड़ी बहन की बात कर रहा था जो सर्जरी कर सकती थी। जूनियर भाई डैन, मैं इस सर्जरी की जिम्मेदारी लूंगा, क्या आपको कोई आपत्ति है? सभी की स्तब्ध निगाहों का सामना करते हुए एबिगेल लॉन्ग ने अपने थोड़े जर्जर चेहरे के साथ भावना की थोड़ी सी भी लहर नहीं दिखाई। यदि सीनियर सिस्टर लॉन्ग प्रमुख सर्जन है तो बेशक कोई समस्या नहीं है, मैं तुरंत सर्जरी की व्यवस्था करूंगा। डॉक्टर रीड ने अपनी आंखों की चमक को दबाते हुए किसी को एबिगेल लॉन्ग को सर्जरी से पहले की तैयारियों के लिए ले जाने का आदेश दिया। हालांकि मास्टर लॉन्ग सर्जरी कर सकते हैं। एमिली पाकर के उपचार में हुई त्रुटि के कारण मरीज की हालत बिगड़ गई, यह एक तथ्य है। डॉक्टर बेनेट अभी भी कठोर स्वर में बोल रहे थे। ये सही है, अगर इस घटिया डॉक्टर को खबर न दी होती, हमारे टैटम को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। टैटम बहुत युवा है, यदि यह सर्जरी सफल भी हो जाती है तो कौन जानता है कि इसके कोई दुष्परिणाम होंगे या नहीं। ठीक है, उसे हमें मुआवजा देना ही होगा। यदि कोई मुआवजा नहीं दिया गया तो हम उसके संदिग्ध क्लिनिक का पर्दाफाश करेंगे। जेम्स परिवार ने डॉक्टर रीड को आते देखा और सुरक्षाकर्मी भी वहां मौजूद थे, जिससे एक के बाद एक हंगामा मच गया। जेना रॉस, क्या आपको लगता है कि मुझे उन्हें मुआवजा देना चाहिए? एमिली पाकर ने जेम्स परिवार पर ध्यान नहीं दिया, उसने केवल जेना रॉस से पूछा। जेम्स परिवार के लोगों से घिरी जेना रॉस ने अपना सिर नीचे झुका लिया और धीरे से बोली, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बेटा स्वस्थ रहे। जेना रॉस बहुत शिक्षित नहीं थी, लेकिन उसे लगता था कि एमिली बुरी इंसान नहीं है। उसने उससे कभी एक पैसा नहीं लिया। इससे पहले वह एमिली को ढूंढने गई थी क्योंकि वह अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित थी। अब जबकि डॉक्टर लॉन्ग ने कहा कि वह उसके बेटे को बचा सकती है, वह बस चुपचाप अपने बेटे की सर्जरी का इंतजार करना चाहती थी और उसके लिए वहां मौजूद रहना चाहती थी। ये सुनकर कि जेना रॉस को पैसे नहीं चाहिए, जेम्स परिवार भड़क गया। चाची जेम्स ने जेना रॉस को जबरदस्ती धक्का दिया। एमिली पाकर ने जोर से ठहाका लगाया। वह आगे बढ़ी और तेजी से आंटी जेम्स की बाहों को पीछे की ओर मोड़ दिया। आप कहते हैं कि मुझे मुआवजा देना चाहिए, है ना? और आप मुझ पर घटिया डॉक्टर होने और इलाज में देरी करने का आरोप लगाते हैं, है ना? एमिली ने फिर से डॉक्टर बेनेट की ओर देखा। उसने अपना फोन निकाला और एक ईमेल खोला। यहाँ कई साक्ष्य हैं। सबूत एक, आंटी जेम्स को लगभग 10 दिन पहले डॉक्टर बेनेट के खाते से $1,00,000 का बैंक ट्रांसफर मिला था। इसके बाद आंटी जेम्स टैटम जेम्स की देखभाल के लिए राजधानी आ गईं। साक्ष्य 2, डॉक्टर बेनेट ने लगभग आधे महीने पहले एक प्रकार की हार्मोन दवा खरीदी थी। ये हार्मोन दवा रोगियों में अंतःस्रावी विकार पैदा कर सकती है, जिससे ट्यूमर का खतरा बढ़ जाता है। साक्ष्य 3, टैटम जेम्स के नवीनतम रक्त नमूने से पता चलता है कि उसके शरीर में इस हार्मोन दवा का अवशेष मौजूद है। मैंने पहले ही पुलिस को इसकी सूचना दे दी है और ये 3 सबूत पुलिस स्टेशन भेज दिए गए हैं। जैसे ही एमिली ने बोलना समाप्त किया, डॉक्टर बेनेट की अभिव्यक्ति, जो गर्व से भरी हुई थी और एमिली के अपमान की प्रतीक्षा कर रही थी, तुरंत बदल गई। आंटी जेम्स सदमे में थी। वह जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और डॉक्टर बेनेट की ओर इशारा किया। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ये सब डॉक्टर बेनेट द्वारा आयोजित किया गया था। उसने मुझसे ये भी वादा किया कि काम पूरा हो जाने पर वह मुझे 100,000 रुपये और देगी। अध्याय 168, अध्याय 164। जेम्स परिवार की चाची के शब्दों ने अचानक तूफान खड़ा कर दिया। डॉक्टर रीड का चेहरा पीला पड़ गया और डॉक्टर बेनेट पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। पहले जो अहंकार भरा भाव था, अब वह घबराहट में बदल गया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। दवा खरीदना, जहर देना, इनमें से किसी का भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर बेनेट अभी भी पूरी तरह से इनकार कर रहे थे।
दो पुलिस अधिकारी पहले ही अंदर आ चुके थे। उन्होंने तलाशी वारंट निकाला। तलाशी वारंट और अधिकारियों द्वारा पेश किए गए कई सबूत देखकर डॉक्टर बेनेट पूरी तरह से दंग रह गए। अंत में वह और जेम्स परिवार की चाची दोनों ही सब कुछ कबूल कर सकी। पता चला कि एमिली पाकर द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में पहले शिकायत किए जाने के बाद डॉक्टर बेनेट उसके प्रति द्वेष रखता था। उसने पाया कि एमिली पाकर द्वारा टैटम जेम्स का इलाज किए जाने के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ, जिससे उसे ईर्ष्या होने लगी। उसने जेम्स परिवार के लालच के बारे में सुना था और इसलिए उसने उनकी चाची से संपर्क किया, 200,000 का भुगतान करने का वादा किया और सुझाव दिया कि यदि टैटम को कुछ हो गया तो जेम्स दंपति एक छोटे क्लिनिक से मुआवजे की मांग कर सकते हैं। लालच में अंधे जेम्स परिवार ने अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध सहमति दे दी। तुम निर्दयी औरत हो, आप मेरे बेटे को इस तरह कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर जेना रॉस पछतावे और गुस्से से भर गई। उसने पुलिस की रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए डॉक्टर बेनेट के बाल पकड़ लिए और उन्हें जोर से कई थप्पड़ जड़ दिए। दोनों पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन कार्लोस की नजर पड़ते ही काटो परिवार के कई अंगरक्षकों ने उन्हें रोक दिया। जब तक पुलिस डॉक्टर बेनेट को बचाने में कामयाब हुई, तब तक उसे बुरी तरह पीटा जा चुका था और उसके अधिकांश बाल नोच लिए गए थे। डॉक्टर बेनेट और जेम्स परिवार की चाची को पुलिस ले गई। इसके बाद डॉक्टर बेनेट का मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया और उन पर हमेशा के लिए प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोनों पर जहर देने का आरोप लगाया गया और कानून उन्हें सजा देने के लिए तैयार था। कई साल बाद एबिगेल लॉन पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आईं। उन्होंने खुद टैटम जेम्स की सर्जरी की। सर्जरी बहुत सफल रही। जब टैटम जेम्स को छुट्टी मिली तो जेना रॉस और उनका बेटा विशेष रूप से छोटे क्लिनिक में गए और उन्हें धन्यवाद स्वरूप एक बैनर भेंट किया। ये घटना समाचारों में भी आई, जिससे छोटे क्लिनिक को और अधिक पहचान मिली। लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल के निदेशक के कार्यालय में दोपहर का समाचार प्रसारित किया जा रहा था। सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल के बाहर एक साधारण सा क्लिनिक कुछ वास्तविक प्रतिभाओं को छुपाए हुए है, जैसे कि चीनी चिकित्सा में प्रसिद्ध मास्टर लोव और कभी प्रतिभाशाली डॉक्टर अबीगेल द सेंट हैंड। डॉक्टर रीड ने झटके से टीवी बंद कर दिया। उन्होंने अपनी कनपटी पर चुटकी काटी, ये समझते हुए कि जनसंपर्क पर कितना भी पैसा खर्च किया जाए, लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल पर इस घटना के असर को कम नहीं किया जा सकता। डायरेक्टर, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब हम एक्स इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी कर लेंगे तो जनता जल्द ही डॉक्टर बेनेट की समस्या को भूल जाएगी। एडम विलो दरवाजे से अंदर आया। उन्होंने डॉक्टर रीड के निर्देशों के अनुसार एक्स इंस्टीट्यूट की यात्रा के लिए पहले से ही यात्रा कार्यक्रम की व्यवस्था कर ली थी। आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं। कुछ ही दिनों में एक्स इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आएगा। मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए हवाई अड्डे ले चलूंगा। ये सुनकर एडम खुश हुआ। हालांकि उसे नहीं पता था कि एक्स इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन है, फिर भी डॉक्टर एक्स से मिलना सबसे अच्छा रहेगा। ऑफिस से निकलते ही एडम का फोन बजा। सोफी पाकर का फोन देखकर वह जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन ये याद करते हुए कि कैसे उसने हाल ही में अपनी मां की जमानत के लिए सोफी से $1 मिलियन लिए थे, उसके पास फोन उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाई एडम, क्या आपके पास भोजन के लिए आने का समय है? मेरे माता पिता आपसे हमारी सगाई के बारे में बात करना चाहते हैं। सोफी ने फोन पर खुशी से पूछा। छोटी सोफी, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। निदेशक ने कहा कि एक्स इंस्टीट्यूट के लोग आ रहे हैं। मुझे महान डॉक्टर एक्स से मिलने का मौका मिल सकता है। जब मैं इस व्यस्त अवधि से निपट लूं तो सगाई के बारे में बात करूंगा। एडम बच निकला। भाई एडम, एक्स इंस्टीट्यूट निश्चित रूप से अस्पताल में निवेश करेगा। जहां तक डॉक्टर एक्स का सवाल है, आप भविष्य में उनके छात्र होंगे, सोफी ने सहजता से कहा। अध्याय 169, अध्याय 165, एक बड़े शख्स का एहसान। जब एडम विलो ने यह समाचार सुना तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या वह डॉक्टर एक्स का छात्र है? एडम विलो ने डॉक्टर एक्स का नाम तब सुना था जब वह स्नातक थे। वह जानते थे कि डॉक्टर एक्स घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रतिष्ठित थे। जब वे स्नातक छात्र थे तब उन्होंने मन बना लिया था कि यदि वे कभी पीएचडी करेंगे तो वे निश्चित रूप से डॉक्टर एक्स को अपना डॉक्टरेट सलाहकार बनाना चाहेंगे। दुर्भाग्य से डॉक्टर एक्स पिछले कुछ वर्षों में बहुत व्यस्त रहे और चीन और विदेशों के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों से उन्हें डॉक्टरेट सलाहकार बनने के लिए लगातार निमंत्रण मिल रहे थे। उन्होंने सभी को ठुकरा दिया, इसलिए एडम विलो ने अस्थायी रूप से अपनी इस इच्छा को टाल दिया। लेकिन अब सोफी पाकर ने कहा, डॉक्टर एक्स उनके शिक्षक होंगे। भाई एडम, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुझे याद है आपने बताया था कि आपके पिछले पेपर को डॉक्टर एक्स ने संशोधित किया था, है ना? सोफी पाकर की आवाज ने एडम विलो के विचारों को बाधित कर दिया। सोफी को स्पष्ट रूप से याद था कि सपने में एडम विलो का विकास इतनी आसानी से होने का कारण उसकी असाधारण प्रतिभा के अलावा ये भी था कि उसने डॉक्टर एक्स की प्रशंसा अर्जित की थी। डॉक्टर एक्स ने अपने पहले पेपर में संशोधन के लिए सुझाव दिए थे। पिछले कुछ शोध पत्रों में से अधिकांश को उनसे फीडबैक भी मिला था, जिसके कारण उनका प्रकाशन सुचारू रूप से हुआ। वास्तव में यही मामला है। इसके बाद एडम विलो ने पेपर संशोधन की बात याद दिलाई। उन्होंने पहले जो शोधपत्र प्रकाशित किया था उसमें डॉक्टर एक्स ने संशोधन किया था, लेकिन ईमेल उन्होंने नहीं भेजा था। एमिली पाकर ने उनकी ओर से यह काम किया था। एमिली पाकर ने कहा कि उन्हें गलती से किसी मेडिकल फोरम पर डॉक्टर एक्स का ईमेल पता मिल गया था और उन्होंने डॉक्टर एक्स के मार्गदर्शन की आशा में उनके पेपर का मसौदा वहां भेज दिया था। एडम विलो ने भी वही ईमेल पता देखा था, लेकिन सोचा कि एक आम मेडिकल फोरम में डॉक्टर एक्स जैसे मेडिकल विशेषज्ञ का ईमेल पता कैसे हो सकता है? जरूर ये किसी की शरारत होगी। हालांकि एमिली पाकर ने जोर देकर कहा कि ईमेल पता असली है और उसने उसका ड्राफ्ट भेज दिया। इस बात को लेकर दोनों में बहस भी हुई।
एमिली ने बताया कि कुछ समय बाद ही उन्हें जवाब मिला और संशोधन के लिए कुछ सुझाव भी मिले, और चूंकि एडम उस समय पीपुल्स हॉस्पिटल में अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने एमिली को संशोधित पेपर प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी। अप्रत्याशित रूप से वह पेपर बाद में प्रकाशित हो गया। एडम विलो ने इसके बारे में बाद में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जब सोफी ने कहा कि वह डॉक्टर एक्स का छात्र बनेगा, तब उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि क्या एमिली का ईमेल पता असली हो सकता है। कई उदाहरणों के माध्यम से एडम को सोफी के सपनों पर भरोसा हो गया था। सोफी के सपनों में सचमुच एक निश्चित दूरदर्शिता थी। भाई एडम, डॉक्टर एक्स स्पष्ट रूप से आपकी सराहना करते हैं। वह लंबे समय से आप पर नजर रख रहा होगा और आपको अपना शिष्य बनाना चाहता होगा। निश्चिंत रहें, आपकी विश्वसनीयता के साथ लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल परियोजना व्यावहारिक रूप से सफल होगी। सोफी ने जब ये कहा तो उसे अपने भावी पति एडम विलो के प्रति और भी अधिक संतुष्टि महसूस हुई। हाल ही में शेयर बाजार में उनके निवेश ठीक नहीं चल रहे थे, जबकि उनके पूर्व पति कार्लोस का कारोबार ठीक चल रहा था। खबर थी कि कार्लोस के नेतृत्व में काटा ऑटोमोटिव बेहतरीन ढंग से चल रहा था, और काटा परिवार के शेयरधारकों की बैठक में उन्होंने कार्लोस को नए प्रोजेक्ट न सौंपने का फैसला किया, जिससे सोफी कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस कर रही थी। सौभाग्य से एडम विलो जल्द ही अपनी किस्मत बदलने वाला था। दोनों उत्सुकता से डॉक्टर एक्स की टीम के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद एवलिन हैंसन ने एमिली पाका को फोन किया। एमिली, मैं एक्स इंस्टीट्यूट के एक भोज के लिए 2 निमंत्रण टिकट प्राप्त करने में कामयाब रहा। राजधानी के सभी शीर्ष अस्पताल निदेशक इसमें भाग ले रहे हैं। मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे जाकर कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है मैं तो चिकित्सा शास्त्र में अभी अधूरा ही हूँ, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? इस तरह हम मिलजुल कर खाना खा सकेंगे। एमिली पाकर ने कहा कि अब भोजन का समय हो चुका है और वह एवलिन के साथ कुछ चर्चा करना चाहती थी। उसने ड्राइवर को फोन करके बताया कि वह उसे लेने न आए और टैक्सी लेकर उस होटल में चली गई जहां एवलिन ठहरी हुई थी। एमिली पाकर और एवलिन हैंसन इंटरनेशनल होटल पहुंचे और जैसे ही वे वीआईपी कमरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एवलिन ने निमंत्रण दिखाया और उन्हें रोक दिया गया। देवियों, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस अस्पताल की निदेशक हैं? ये स्वागत समारोह उच्च स्तरीय है और इसमें केवल तृतीयक अस्पतालों और उससे ऊपर के स्तर के निदेशक ही प्रवेश कर सकते हैं। ये सुनकर एवलिन अचंभित रह गई, क्योंकि वह वहां केवल भोजन का आनंद लेने आई थी और उसे पता नहीं था कि वहां प्रवेश के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। अध्याय 170, अध्याय 166, ये गलतफहमी कुछ बड़ी है। एवलिन हैंसन ने जल्दी से अपनी आवाज धीमी की और रिसेप्शनिस्ट के कान में कहा, नमस्ते, मैं ईस्टर्न हॉस्पिटल का प्रतिनिधि हूँ। यद्यपि हमारा अस्पताल वर्तमान में केवल ग्रेड 3B अस्पताल है, लेकिन जल्द ही इसे ग्रेड 3A में अपग्रेड किया जा सकता है। क्या आप हमें थोड़ा आराम देकर अंदर आने देंगे? हमें भी निमंत्रण मिला है। मुझे माफ करें, मेरे पास तुम्हें अंदर आने देने का अधिकार नहीं है। एवलिन को एक दीवार का सामना करना पड़ा और वह कुछ हद तक निराश महसूस करने लगी। एमिली पाकर, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जब एमिली और एवलिन को बाहर रोका जा रहा था तो पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। एडम विलो वहां चला आया। एडम आज इस स्वागत समारोह में निदेशक डैन के साथ थे। सोफी पाकर से यह जानने के बाद कि वह भविष्य में डॉक्टर एक्स का छात्र बनेगा, एडम ने जानबूझकर या अनजाने में निदेशक को यह बताया कि उसके शोध पत्र को डॉक्टर एक्स द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक डैन ने तब मान लिया कि वह डॉक्टर एक्स को जानते हैं, इसलिए उन्होंने एडम को इस रिसेप्शन में ले जाने पर जोर दिया। इतनी कम उम्र में इस स्तर के स्वागत समारोह में आमंत्रित किए जाने पर एडम को थोड़ा अहंकार महसूस हुआ। एडम विलो, आप भी रिसेप्शन के लिए यहाँ आए हैं। क्या आप हम पर एक एहसान कर सकते हैं और हमें अंदर ले जा सकते हैं? मेरे पिताजी ने मुझे विशेष रूप से आने के लिए कहा और कहा कि वे चाहते हैं कि मैं और अधिक लोगों से मिलूं। एवलिन के पास अपने अभिमान को त्याग कर एडम विलो से विनती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एडम ने अपने बगल में बैठी एमिली पाकर की ओर देखा। दोनों उसकी पुरानी सहपाठी थीं। जैसे ही एडम बोलने वाला था, ऊंची एड़ियों की आवाज सुनाई दी। पिताजी, देखिए, क्या वह मेरी बहन नहीं है? वह यहाँ क्यों है? क्या वह आपकी मेजबानी की जिम्मेदारी को बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रही है? फादर पाकर और सोफी पाकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले आगे बढ़े। सोफी, काली कॉकटेल ड्रेस और गले में चमकदार हीरे का हार पहने, एमिली की ओर ऐसे गर्व से चली जैसे कोई मोर अपने पंख फहरा रहा हो। फादर पाकर एमिली की सादे टी शर्ट और जीन्स वाली पोशाक के विपरीत ऐसे लग रहे थे जैसे वह रिसेप्शन के लिए सफाई कर्मी हो। फादर पाकर अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते थे। रिसेप्शन में उनकी उपस्थिति एक्स इंस्टीट्यूट के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में थी। कुछ दिन पहले श्रीमती पाकर को सर्दी लग गई थी, इसलिए सोफी उनकी साथी के रूप में उनके साथ गई। अपनी बड़ी बेटी द्वारा संबंध तोड़ने की पिछली घटना को याद करते हुए फादर पाकर ठंडी हंसी छोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज के मेहमान चिकित्सा क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां और अंतर्राष्ट्रीय मित्र हैं। मुझे यहाँ शर्मिंदा मत कीजिए। भाई एडम, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने सुना है कि संस्थान से सभी लोग यहाँ हैं और डॉक्टर एक्स भी इस रिसेप्शन में आ सकते हैं। अगर वे आपको देखेंगे तो जरूर बहुत खुश होंगे। सोफी पाकर ने फादर पाकर का हाथ खींचा, उनके पास गई। बाएं हाथ से फादर पाकर को पकड़ा हुआ था, दाहिने हाथ से एडम विलो को पकड़े हुए उसका चेहरा दिखावटी भाव से भरा हुआ था। क्या आपको यकीन है कि डॉक्टर एक्स उसे देखकर खुश होंगे? एमिली पाकर खुद को रोक नहीं सकी और हल्की खांसी करने लगी। बिल्कुल, मानो डॉक्टर एक्स आपको देखना चाहते हो। भाई एडम एक चिकित्सा प्रतिभा है। उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल पेपर प्रकाशित किया था वह भी डॉक्टर एक्स द्वारा निर्देशित था। सोफी जानबूझकर बहुत ऊंची आवाज में बोल रही थी। इस समय रिसेप्शन शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। प्रवेश करने वाले अनेक लोगों ने यह वाक्य सुना।
हर कोई अपना ध्यान एडम विलो पर केंद्रित करने से खुद को रोक नहीं सका और फादर पाकर ने बार बार सिर हिलाया। वे एडम विलो को अपने भावी दामाद के रूप में पाकर अधिक संतुष्ट थे। चलो पहले अंदर चलते हैं, डॉक्टर एक्स को इंतजार नहीं करा सकते, सोफी ने कहा, फिर अंदर चली गई। जी, वह औरत बहुत क्रोधित करने वाली है। एवलिन को आज एमिली को रिसेप्शन में घसीटने का अफसोस हुआ, अन्यथा वे सोफी पाकर और एडम विलो उन दो बदमाशों से नहीं टकराते। चिंता मत करो, कोई हमें जल्द ही लेने आएगा, एमिली पाकर ने फोन करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद मास्टर लोव, जो जोंगशान सूट पहने हुए थे, तेजी से दौड़ते हुए आए। यह आपके गुरु हैं, मैं तो लगभग भूल ही गया था, आप मास्टर लोव के प्रिय प्रशिक्षु हैं। वह ऐसे उच्च स्तरीय चिकित्सा स्वागत समारोह में कैसे शामिल नहीं हो सकते थे। एवलिन का गुस्सा तुरंत खुशी में बदल गया। मास्टर लोव एमिली पाकर के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, गुरु आप आ गए। एवलिन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उनके पीछे एक उतरती हुई पारदर्शी लिफ्ट में एमिली को देखकर कार्लोस की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह भी यहाँ क्यों है? आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।